Hello and welcome back to Dr. Zishan Pharmacology. This is the fifth video in our ANS series और आज का हमारा टॉपिक है एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स। ठीक है, तो एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स पढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है। ठीक है, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करके एसिटाइल कोलिन के एक्शंस को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या हो सकता है कि ये ड्रग्स हमारे मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, M1 टू M5, तो इनको हम कहते हैं मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट। ये हमारे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उन पे बाइंड कर सकते हैं इफ दे आर बाइंडिंग टू न्यूरोनल टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो इनको हम कहेंगे गैंग्लियन ब्लॉकर्स। और अगर ये मसल टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं तो हम इनको कहेंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ठीक है, हम लोग फिर आगे देखेंगे। अब हम एंटी मस्कैरिनिक की बात कर लें जो कि हमारे मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये जो एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स होते हैं दीज आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं तो ये इनका जो है ना ये एसिटाइल कोलिन के साथ इनकी कंपटीशन होती है और ये उसको बाइंड करके एसिटाइल कोलिन के बाइंडिंग को रोकते हैं। लेकिन इनका जो बाइंडिंग है एंटागोनिज्म है वो रिवर्सिबल और सरमाउंटेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एसिटाइल कोलिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो एसिटाइल कोलिन इन ड्रग्स को डिस्प्लेस करेगा बाइंडिंग साइट से और आगे एक्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। तो बेस्ड ऑन द सोर्सेज फ्रॉम विच दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड हम बात कर सकते हैं। एक तो है नेचुरल, एक है सेमी सिंथेटिक और एक है हमारा सिंथेटिक कंपाउंड्स। तो नेचुरल में दो है हमारा, एक तो है हमारा एट्रोपिन, दूसरा है हमारा स्कोपोलामीन। ठीक है, जिसको हम हायोसिन भी कहते हैं। तो एट्रोपिन का जो होता है सोर्स वो दो प्लांट से आता है। एक है एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, जिसको हम लोग डेडली नाइटशेड भी कहते हैं। दूसरा होता है एक दतूरा स्ट्रेमोनियम जिसको थॉर्न एप्पल भी कहते हैं। ठीक है, तो एट्रोपिन जो होता है ये हमारा प्रोटोटाइप ड्रग है ऑफ एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स। दूसरा है स्कोपोलामीन विच कम्स फ्रॉम हायोसाइमस नाइजर। ठीक है, इसका मेनली जो यूज हम लोग करते हैं मोशन सिकनेस में करते हैं। सेमी सिंथेटिक में हम लोग तीन ड्रग यहाँ पढ़ रहे हैं, एक है होमाट्रोपिन, एक है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड एक टायोट्रोपियम। तो होमाट्रोपियम जो होता है एज मिड्रियाटिक यूज करते हैं इन द आई और इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम को हम लोग एज ब्रोंकोडायलेटर यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू सिंथेटिक कंपाउंड्स, इसमें बहुत सारे ड्रग्स हैं, एक एक करके देखते हैं। पिरेंजेपिन, टेलेंजेपिन जो होता है ये सिलेक्टिव M1 एंटागोनिस्ट होता है। तो ये मेनली जो होता है यूज होता था पहले पेप्टिक अल्सर डिजीज में। ठीक है, डाइसाइक्लोमिन जो है ये क्या करता है, ये हमारे GI मोटिलिटी को कम करता है जिससे कि जो GI स्पाज्म है, एब्डोमिनल स्पाज्म है, क्रैम्प्स है, उनको कम करता है। ग्लाइकोपाइरोलेट का जो होता है मेनली हम लोग यूज करते हैं सैलिवरी सिक्रीशंस को कम करने के लिए और ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस से पहले दिया जाता है ताकि सैलिवरी सिक्रीशंस को हम कम कर सकें। ट्रोपिकामाइड जो है ये हमारा फिर से क्या हो गया, मिड्रियाटिक हो गया। एक होमाट्रोपिन है मिडियाट्रिक और यहाँ एक ट्रोपिकामाइड हमारा मिड्रियाटिक हो गया। ठीक, सोलिफेनासिन और डेरिफेनासिन ये जो दो ड्रग्स हैं ये हैं हमारे वेसाइको सिलेक्टिव ड्रग्स, जो कि मतलब यूरिनरी ब्लैडर पे इनका सिलेक्टिव एक्शंस होता है। तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूज होता है। अगर ब्लैडर ओवर एक्टिव है तो उसको वो शांत करता है जिससे कि यूरिन रिटेंशन हमारा इंक्रीज होता है। ठीक, और ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म में हम लोग यूज करते हैं ये तीन एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स जो कि क्रॉस करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को और ये हमारे कहलाते हैं बिपेरिडिन, बेंजहेक्सोल, ये बेंजहेक्सोल है, और बेंजट्रोपिन। नाउ कमिंग फॉरवर्ड एक थोड़ा सा हम लोग जान लें कि जो एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स हैं इसमें टर्शरी अमीन होता है और एक होता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। तो टर्शरी अमीन होता है ये टर मीन्स तीर की तरह काम करेगा। ठीक है, और ये लिपिड सॉल्युबल होता है जिसकी वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करता है, कंजंक्टिवा को भी क्रॉस करता है और हमारे डर्मल बैरियर को भी क्रॉस करता है। तो ये जो CNS में जाके M1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है जिससे कि हमारे CNS के साइड इफेक्ट्स आते हैं जैसे कि डिलेरियम हो गया, कंफ्यूजन हो गया, मेमोरी इम्पेयरमेंट और सिडेशन हमको देखने को मिलता है।
ठीक है। और चूंकि ये लिपिड सॉल्युबल है तो इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है जीआईटी से बहुत अच्छा होता है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे एट्रोपिन हो गया, स्कोपोलामीन, होमाट्रोपिन, पिरेंजेपिन, डाइसाइक्लोमिन, ट्रोपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटोलेट, और ये सारी ड्रग्स हैं। अब हम लोग क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स में आते हैं। तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स में क्या होता है ना, ये पोलर होते हैं, इन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस करते हैं, इनकी पुअर लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है और पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है। और एक फायदा क्या है कि कम इनका सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकोडायलेटर्स, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकोडायलेटर्स हैं जिसमें कि शॉर्ट एक्टिंग जो है वो है हमारा इप्राट्रोपियम, लॉन्ग एक्टिंग हो गया टायोट्रोपियम एंड यूमिक्लिडिनियम। ठीक है। और एंटी स्पाज्मोडिक और एंटी जो है सिक्रेटरी में हम लोग बात करते हैं, एक ग्लाइकोपाइरोलेट आता है। ठीक। एंड दूसरा आता है हमारा हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है। ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो होता है ये हायोसिन का दो सॉल्ट है, एक सॉल्ट हम लोग ब्यूटाइल ब्रोमाइड देखे हैं, एक और आगे देखेंगे, इसको याद रखेंगे। और ओवर एक्टिव ब्लैडर में ये जो ट्रोस्पियम है, देखो एक चीज देखो, सॉलिफेनासिन डेरिफेनासिन ये भी ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूज हो रहा था, और यहाँ ट्रोस्पियम भी ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूज हो रहा है। तो ये जो है ना ये हमारा सीएनएस में नहीं जाएगा, तो एल्डरली में हम लोग यूज कर सकते हैं इसको अगर हमको सीएनएस साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंट करना है। ठीक है। अब हम लोग इन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का सिस्टम वाइज इफेक्ट देखते हैं। तो अब हम देखते हैं सीएनएस पे। सीएनएस में क्या है कि हमारा एट्रोपिन एंड स्कोपोलामीन, ठीक है, ये दोनों हमने देखा था कि क्या है, हमारा टर्शरी अमीन है। टर्शरी अमीन का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा काम करेगा, सीएनएस को क्रॉस करेगा, लेकिन स्कोपोलामीन ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होता है। ठीक है। अब एट्रोपिन पे देखें, एट्रोपिन का लो डोज पे सीएनएस पे इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन थेराप्यूटिक डोज से और जब हम इसको हाइयर डोज तक जाते हैं तो इसमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, माइल्ड सीएनएस स्टिमुलेशन देखने को मिलता है, याद रखिएगा। और फिर आगे जब डोज बढ़ता जाएगा तो हेलुसिनेशन, एक्साइटमेंट, डिलीरियम होगा। और ये स्टिमुलेशन और एक्साइटमेंट के बाद जब और डोज बढ़ाएंगे तो सीएनएस का डिप्रेशन होगा जो आगे चल के कोमा होगा में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोमा में कन्वर्ट होगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा विच इज द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है। लेकिन स्कोपोलामीन में हम यहाँ देख रहे हैं कि ये थेराप्यूटिक डोज है, ये लो डोज नहीं है, ये थोड़ा सा पीपीटी में गलती हो गई है, दिस इज द थेराप्यूटिक डोज। ठीक है। नो सॉरी, दिस इज द लो डोज। ठीक, ये लो डोज से ही काम करना शुरू कर जाता है, थेराप्यूटिक से नहीं, ये लो डोज से। इसका लो डोज पे सीएनएस इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसका लो डोज पे ही माइल्ड सीएनएस डिप्रेशन होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एमनेजिया होगा, मतलब आदमी चीज़ें भूलेगा, ड्राउजीनेस होगा और सिडेशन होगा। ठीक है। फिर ये आगे चल के वोमिटिंग सेंटर को भी डिप्रेस करता है। ठीक। लेकिन जब और डोज हम आगे बढ़ाते हैं तो फिर ये सीएनएस एक्साइटेशन, फिर डिप्रेशन, कोमा, रेस्पिरेटरी फेलियर और डेथ एट्रोपिन के जैसा ही कराता है। तो याद रखने की इंपॉर्टेंट चीज ये है, एट्रोपिन का लो डोज पे कोई सीएनएस इफेक्ट नहीं होता है, थेराप्यूटिक डोज पे स्टिमुलेशन कराता है, और स्कोपोलामीन लो डोज से ही हमारा माइल्ड सीएनएस डिप्रेशन कॉज कराता है, याद रखिएगा। अब हम लोग आई पे आते हैं। तो आई पे समझने से पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं, ये हमारा आई का, ये है हमारा आइरिस। आइरिस हो गया ना, आइरिस का जो है दो स्मूथ मसल्स होता है, एक ये जो है, ये जो सर्कुलर आप देख रहे हैं, ये सर्कुलर वाला, ये कहलाता है सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस, जिसको हम लोग कहते हैं स्फिंक्टर पिपिली। स्फिंक्टर पिपिली, इस पे हमारा M3 रिसेप्टर्स होता है। और ये जो हमारा स्पोक लाइक है, ये वाला, ये स्पोक लाइक जो है, ये सब, ये है हमारा डायलेटर पिपिली। ठीक है। डायलेटर पिपिली को हम लोग रेडियल मसल ऑफ आइरिस भी कहते हैं, इस पे हमारा अल्फा 1 होता है। अब अल्फा 1 को हम स्टिमुलेट अगर करेंगे उसके एगोनिस्ट से, जिसका एग्जांपल एक है फिनाइल एफ्रिन, तो क्या होगा, ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, मान लो कि ये यहाँ से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, तो ये क्या करेगा कि हमारे मिड्रियासिस को कॉज कराएगा, पिपल साइज को इंक्रीज कर देगा। ठीक है। लेकिन ये जो स्फिंक्टर पिपिली है, ये वाला स्फिंक्टर जो पिपिली है, ठीक है, इसको जब हम स्टिमुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एगोनिस्ट लाइक पाइलोकार्पिन, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देखो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो प्यूपिल साइज को ये डिक्रीज करेगा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा मायोसिस। तो ये डायलेटर प्यूपिली और स्फिंक्टर प्यूपिली के बीच में एक हमारा टग ऑफ वॉर होता है, मतलब कि रस्सी का गेम देखा है, एक तरफ से एक खींचता है, दूसरी तरफ से दूसरी टीम खींचती है,
तो क्या होता है, ये एक टग ऑफ वॉर है। इस टग ऑफ वॉर से जो है हमारा क्या प्यूपिल साइज में डायनेमिक चेंज देखने को मिलता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मिड्रियासिस। ये कंसेप्ट थोड़ा समझ लीजिए, बात अच्छे से समझ में आएगी। मिड्रियासिस जो होता है, प्यूपिल साइज को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं दो तरह से। ठीक है, पहला तो जो था सर्कुलर मसल जो है, जो कि मायोसिस कॉज कराता है, उस सर्कुलर मसल को हमने ब्लॉक कर दिया। ठीक, तो अब हमने M3 को सर्कुलर मसल में ब्लॉक किया, तो क्या होगा, यहाँ जो डायलेटर मसल है वो अभी भी काम कर रहे हैं मिड्रियासिस कॉज कराने में, है ना। तो उन डायलेटर मसल का अनअपोज्ड एक्टिविटी हो जाएगा। डायलेटर मसल स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलर मसल का एक्टिविटी ब्लॉक हो रहा है, तो ये इसके वजह से जो मिड्रियासिस होगा ये पैसिव होगा। ठीक है, लेकिन अब दूसरा तरीका क्या है कि जो डायलेटर मसल हैं उनको हम स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब स्टिमुलेट हमने किया तो क्या हुआ कि स्टिमुलेट होने से वो मिड्रियासिस कॉज कराएंगे, लेकिन यहाँ सर्कुलर मसल तो स्टिल जो है मायोसिस कॉज करा रहा है ना। तो अब यहाँ पे जो मिड्रियासिस हो रहा है वो मसल्स के एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव मिड्रियासिस। और यहाँ पे जो है मसल्स मिड्रियासिस जो हो रहा है ड्यू टू द मतलब कि ब्लॉकेड ऑफ द सर्कुलर मसल एंड अनअपोज्ड एक्टिविटी ऑफ द डायलेटर मसल। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आई पे इसका इफेक्ट देखते हैं। तो अब देखिए, जब M3 हमारे स्फिंक्टर पिपिली पे ब्लॉक किया, ठीक, तो स्फिंक्टर पिपिली को ब्लॉक किया, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा पैसिव मिड्रियासिस हो रहा है। याद रखिएगा, इस पैसिव मिड्रियासिस से हम लोग को फोटोफोबिया हो सकता है और लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स हो सकता है। जो सिलियरी मसल होता है, जो हमने ANS3 की वीडियो में भी देखा था कि सिलियरी मसल पे जब हमारा काम करता है M3, और उससे क्या होता है कि हमारा लेंस ज़्यादा कन्वेक्स होता है और एकोमोडेशन में हो पाता है। लेकिन जब अगर सिलियरी मसल्स के M3 को हम ब्लॉक कर देंगे तो एकोमोडेशन नहीं होगा, और ये जो एकोमोडेशन का पैरालिसिस है इसको हम लोग साइक्लोप्लेजिया कहते हैं, जिससे कि ब्लर्ड विजन होता है। लैक्राइमल ग्लैंड पे भी M3 को जो ब्लॉक करके ये क्या कॉज कराएगा, सिक्रेशन को कम कराएगा, जिससे कि ड्राई आई होगा। तो ये मिड्रियासिस और साइक्लोप्लेजिया, इस दोनों की वजह से हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज करता है, जिससे कि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होने का चांस बढ़ जाता है। हार्ट में M2 को ब्लॉक करेगा ऐसे नोड में और AV नोड में। ऐसे नोड को जब ब्लॉक करेगा तो ऐसे नोड पे जब हमारा वेगल एक्शन को ब्लॉक करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। ये एक्शन ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है यंग एथलीट्स में, जिनमें कि हाई रेस्टिंग वेगल टोन होता है। आपको पता होगा कि जो यंग एथलीट्स होते हैं, जो हमेशा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो उनका रेस्टिंग हार्ट रेट जो होता है ना वो कम होता है। क्यों? क्योंकि वेगल टोन उनमें ज़्यादा होता है। तो उनमें जब हम M2 को ब्लॉक करेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग से, तो उनमें जो है हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ेगा इन कंपेरिजन टू नॉन एथलीट्स, एल्डरली पीपल। ठीक है, AV नोड को ये ब्लॉक करता है। तो AV नोड को ब्लॉक करने से क्या होता है, जो AV नोड से कंडक्शन है वो इंक्रीज होगा, जिससे कि PR इंटरवल जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये M3 को ब्लॉक करता है, जिससे कि क्या होगा, ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को कम करेगा। ठीक है, और स्मूथ मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन था वो नहीं होगा, जिससे कि हमारा ब्रोंको डायलेशन होगा एयरवेज का। इसी वजह से हम लोग COPD अस्थमा में यूज़ करते हैं। GIT में ये क्या करेगा कि पहले M1 M3 को ये ब्लॉक कर रहा है, उससे हमारा क्या होगा कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कम होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कम कर रहा है ना, ये बेसल को कम कर रहा है। ठीक है, फूड स्टिमुलेटेड, स्ट्रेस स्टिमुलेटेड या निकोटीन स्टिमुलेटेड जो है उसको ये कम नहीं कर पा रहा है। तो जिस वजह से ये पेप्टिक अल्सर डिजीज में उतना कारगर ड्रग नहीं काम करता है, जो कि हमारा पिरिंजिपिन हमने बात किया था। ठीक है, अब पेप्सिन को भी कम करता है, और सिर्फ M3 पे ये बाइंड करके ये म्यूसिन जो कि प्रोटेक्टिव होता है, हमारा गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव ये एलिमेंट होता है म्यूसिन, उसको कम करेगा, सैलिवेशन को कम करेगा, जिससे कि ड्राई माउथ होगा। ड्राई माउथ से क्या होगा, डेंटल कैरीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मोटिलिटी कम होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा एब्डोमिनल क्रैम्प कम होगा, लेकिन साथ साथ मोटिलिटी कम होने की वजह से और स्फिंक्टर के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होने का चांसेस बढ़ जाता है। एक बात इंपॉर्टेंट याद रखने की ये है, यहाँ पे M3 को हम ब्लॉक करके मोटिलिटी को पूरी तरीके से एबोलिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे GIT में नॉन एड्रेनर्जिक, नॉन कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन भी होता है, वो भी अपने लेवल पे पेरिस्टाल्सिस को, मोटिलिटी को, टोन को बनाए रखता है। ब्लैडर में ये M3 को ब्लॉक करेगा, जिससे कि डेट्रूसर मसल जो है वो रिलैक्स होगा,
ठीक है। और हमारा जो ट्राइगोन है और इंटरनल यूरिनरी स्फिंक्टर है वो हमारा कंस्ट्रिक्ट होगा, जिससे कि ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है, यूरिन रिटेंशन बढ़ेगा और अर्जेंसी कम होगी। इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग ओवर एक्टिव ब्लैडर में देखेंगे अभी। अब ऑर्गन वाइज क्लिनिकल एप्लीकेशन हम लोग देख लें, ठीक है। अब जैसे सीएनएस में मोशन सिकनेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम सबको पता है, हम लोग स्कोपल अमीन यूज करते हैं, जिसको हायोसिन भी कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसडर्मल पैच या ओरल टैबलेट्स। ट्रांसडर्मल पैच को हम लोग 4 घंटा पहले लगाना होता है, ठीक है। ट्रांसडर्मल पैच को अगर हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है, बिहाइंड द पिन ना 4 आवर्स पहले लगाते हैं और इसका असर 3 दिन तक रहता है, ठीक है। ओरल टैबलेट को एटलीस्ट 1 आवर बिफोर जर्नी लेना होता है। वहाँ हमने बात किया था कि जीआईटी में हम लोग हायोसिन का ब्यूटाइल ब्रोमाइड यूज करते हैं, लेकिन मोशन सिकनेस में हम हाइड्रोब्रोमाइड यूज करते हैं, ये बात याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो ये सारे जो ड्रग्स हैं, हायोसिन जो है, हाइड्रोब्रोमाइड, ये एज प्रोफिलैक्सिस यूज होता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसका ऑल्टरनेटिव जो है क्या है, हमारा सिनारेजिन है और प्रोमेथाजिन है, जो कि हमारा फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक होता है। लेकिन एक बार अगर मोशन सिकनेस की वजह से वोमिटिंग शुरू हो गया तो वहाँ पे हायोसिन का रोल नहीं है। वहाँ हम लोग क्या देते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं, जैसे कि प्रोमेथाजिन, सिनारेजिन एंड साइक्लेजिन देते हैं। यहाँ पे ऑन्डानसेट्रोन और डोमपेरिडोन का ना इफेक्ट इसमें कम होता है, ठीक है, क्योंकि जो है हमारा यहाँ पे वंस ये स्टिमुलेट हो गया तो हमारा सिर्फ जो है फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक इज इफेक्टिव। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर हम ओरल अल्टरनेटिव में अगर हम ये दोनों फर्स्ट जनरेशन ले रहे हैं तो ये हाईली सेडेटिव ड्रग होता है। तो इसमें क्या होगा कि हमको व्हीकल्स को ड्राइव नहीं करना है, ठीक है, हम लोग इवन विद स्कोपोलामीन, और हेवी मशीनरी को भी ऑपरेट नहीं करना है, क्योंकि इसमें सिडेशन होता है और ड्राउजीनेस होता है, ठीक है। तो एक्सीडेंट होने का चांस पड़ जाता है। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे मोशन सिकनेस में हो क्या रहा है, थोड़ा सा बस देखो। होता क्या है कि तुम बस में बैठे हो, ठीक है, और बस में बैठने के बाद से तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो या मोबाइल में देख रहे हो, तो तुम्हारा जो है नज़र एक जगह फिक्स है, तो तुमको तुम्हारे आईज को लग रहा है यू आर स्टेशनरी। लेकिन उसी वक्त जो है बस जो है वो मूव किया, तो तुम्हारा जो वेस्टिबुलर सिस्टम है कान में, वेस्टिबुलर एपरेटस, वो डिटेक्ट किया कि एक मोशन हुआ, लेकिन आईज को लग रहा है कि नहीं हम तो स्टिल हैं। इससे क्या होगा, एक सेंसरी मिसमैच होगा। इस सेंसरी मिसमैच की वजह से वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एक्टिवेट होगा और M1 और H1 रिसेप्टर्स के जरिए ये वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि हमारा नोजिया, वोमिटिंग, ये मोशन सिकनेस होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग दवा क्या देंगे, M1 को ब्लॉक करेंगे, तो स्कोपोलामीन हमने दिया, ये प्रोफिलैक्टिक है। H1 को हमने ब्लॉक किया, ठीक है भाई, फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक, तो ये हमारा प्रोफिलैक्टिक भी है, एज वेल एज हम लोग ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं, जो कि वोमिटिंग सेंटर के स्टिमुलेशन को कम करता है एंड मोशन सिकनेस प्रिवेंट करता है। अच्छा, एक हम काम और कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी को बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस है, उसको दवा लेने के अलावा एक काम और करना चाहिए कि स्ट्रेट देखो, ठीक है। अगर बस में बैठे हो या कार में बैठे हो ना, तो फ्रंट जो विंडो, फ्रंट जो ग्लास होता है ना, उससे आगे की तरफ देखने की कोशिश करो। तो उससे क्या होगा ना कि तुम्हारा जो है आई भी वही डिटेक्ट कर रहा है जो तुम्हारा वेस्टिबुलर एपरेटस डिटेक्ट कर रहा है, उससे तुम्हारा ये मिसमैच नहीं होगा, जिससे कि तुम्हारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एक्टिवेट नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि एंटी मस्काइनिक जो ड्रग्स हैं, ठीक, जैसे ये सारे ड्रग्स, बेंस्ट्रोपिन, ये ठीक है, जिसको हम लोग ट्राइहेक्सिफेनिडाइल भी कहते हैं, बेंस्ट्रोपिन, पिपेरिडिन हो गया, ठीक है, ये सारे ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या है, शॉर्ट में समझते हैं। मान लो कि तुम एक कार चला रहे हो, ठीक है, तो तुम एक ड्राइवर हो, तुमने एक्सीलेटर दबाया, ठीक है, गियर चेंज किया, गाड़ी आगे बढ़ी। अब रोड अगर अच्छा है तो गाड़ी कितनी स्मूथ चलेगी वो उसके सस्पेंशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो वॉलेंट्री कंट्रोल है ना, जो तुम कंट्रोल कर रहे हो, ये पिरामिडल सिस्टम है, और इस वॉलेंट्री कंट्रोल को स्मूथ बनाए के रखने का काम है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम का, जो कि एक सस्पेंशन की तरह काम कर रहा है। अब अगर हमने एंटीसाइकोटिक्स या मेटोक्लोप्रोमाइड जैसी ड्रग्स हमने यूज़ की, तो वो हमारा D2 का ब्लॉकेट कराता है, ठीक है। अब ये जब D2 का ब्लॉकेट कराता है तो डोपामिन कम हुआ। डोपामिन कम होने की वजह से क्या हुआ ना, जो सस्पेंशन है अब अच्छे से काम नहीं करेगा। अब तो मूवमेंट तो स्टार्ट होगा, बिकॉज यू आर द ड्राइवर, तुमने मूवमेंट तो स्टार्ट किया, लेकिन वो मूवमेंट जर्की होगा, ठीक है, तो वो मूवमेंट का स्मूथनेस चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ डोपामिन कम हुआ,
तो इससे क्या हुआ कि हमारा रिलेटिव कोलिनर्जिक एक्सेस हुआ। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, जिससे कि ये हमारा बैलेंस रीस्टोर हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं इसमें क्या क्या होते हैं, एक होता है एक्यूट डिस्टोनिया, मतलब सडन पेनफुल स्पाज्म ऑफ द नेक एंड आई मसल्स। फिर एक दूसरा होता है जो कि विद इन आवर्स हो जाता है, ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म जो होता है विद इन डेज होता है। इसमें क्या होता है, रिजिडिटी होती है, ब्रेडिकाइनेसिया होता है और ट्रेमर्स होता है, और एक कैथेसिया जो होता है विद इन वीक्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, एक इररेसिस्टिबल अर्ज होता है कि हम मूव करते रहें, पेशेंट जो है चैन से बैठ नहीं पाता है। और एक टार्डिव डिस्काइनेसिया होता है, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो है माउथ का ट्विस्टिंग और लिप स्मैकिंग जो होता है वो होने लगता है। ठीक है, ग्रीमेसिंग मूवमेंट्स होता है। तो ये मंथ्स और ईयर्स लगता है ठीक होने में। तो हम जो एंटी कोलिनर्जिक यहाँ दे रहे हैं वो इन तीन पे काम करेगा, इन तीन पे काम करेगा। ठीक है, टार्डिव डिस्काइनेसिया पे नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि टार्डिव डिस्काइनेसिया में क्या हो रहा है कि जो है डोपामिन रिसेप्टर का सुपर सेंसिटिविटी हो रहा है। ठीक है, तो डोपामिन रिसेप्टर का सुपर सेंसिटिविटी हो रहा है। अगर इसमें हम एंटी कोलिनर्जिक दे के हम एसिटाइल कोलिन को कम करते हैं तो यहाँ पे सिम्टम्स जो है हमारे खराब हो जाएंगे। ठीक है, और वर्सन हो जाएंगे। तो वहाँ पे हम लोग देते हैं VMAT2 इनहिबिटर्स लाइक वैल्बिनाजिन एंड ड्यूटेट्राबेनाजिन, ये दो ड्रग हम लोग देते हैं फॉर टार्डिव डिस्काइनेसिया। चलो, तो अब आइज का कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पढ़ा था। तो अब मिडरियासिस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, देखो अगर रूटीन फंडस एग्जामिनेशन है, मतलब कि हमको रेटिना देखना है, तो हमको पिपल साइज को बड़ा करना होगा, तो उसमें मिडरियासिस में हम लोग यूज़ करते हैं ट्रोपिकामाइड 1% या फिनाइलेफ्रिन 2.5%। लेकिन अगर कोई नोन केस ऑफ नैरो एंगल ग्लॉकोमा है, उसमें फार्माकोलॉजिकल मिडरियासिस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे जो है वो और प्रिसिपिटेट होगा और वर्सन होगा। अब रिफ्रैक्शन टेस्टिंग का मतलब कि आँख, अगर हमारा ये है चश्मा पावर लगाना है, ठीक है, तो उसमें रिफ्रैक्शन टेस्टिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। अगर नॉर्मल रिफ्रैक्शन रूटीन टेस्टिंग अगर एडल्ट्स में कर रहे हैं तो यूजुअली ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हमको साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन यूज़ करना है, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन क्या होता है ना, कि अगर मान लो कि सिलियरी मसल्स हमारा एकोमोडेट कर रहा है, ठीक है, अब सिलियरी मसल एकोमोडेट कर रहा है तो उससे हमारा सही पावर जो है, लेंस का सही पावर हमारा डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो स्पेक्टिकल्स लगाने के बाद भी हमें आँख में दर्द, आईब्रो में दर्द और हेडेक हो रहा है। तो वहाँ पे जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करते हैं, तो जिसमें हमारे ट्रोपिकामाइड हम लोग देते हैं। ठीक है, और प्लस माइनस हम लोग फिनाइल एफ्रिन देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि हमारे सिलियरी मसल्स को ब्लॉक करता है और एकोमोडेशन को नहीं होने देता है, साथ साथ मिडोरियासिस भी कॉज करता है। तो ट्रोपिकामाइड को हम लोग एडल्ट्स में क्यों प्रेफर करते हैं, ये एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसका रैपिड ऑनसेट है, 20 से 30 मिनट में इसका ऑनसेट हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत कम देर के लिए काम करता है, 4 से 8 घंटे में काम करता है। तो क्या होगा कि एडल्ट्स में जो है फोटोफोबिया कम होगा, ठीक है, और ब्लड विजन कम होगा और वो जल्दी अपने काम पे लौट सकता है। लेकिन यंग चिल्ड्रन में क्या होता है कि उनका सिलियरी मसल्स ना बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसमें हमको स्ट्रांग एंटीकोलिनर्जिक देना होता है, जैसे कि साइक्लोपेंटोलेट या कुछ केसेस में एट्रोपिन, और मेनली होमाट्रोपिन देते हैं हम लोग। ठीक है, एट्रोपिन या होमाट्रोपिन देते हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अब सवाल ये होता है कि ये ड्रग्स हम लोग एडल्ट्स में क्यों नहीं देते हैं, ये ड्रग्स हम लोग एडल्ट्स में क्यों नहीं देते हैं। तो उसमें ये होता है कि एडल्ट्स में, अब देखो, साइक्लोपेंटोलेट का जो है ड्यूरेशन लगभग 2 दिन का है, और एट्रोपिन जो है लगभग 2 हफ्ते का है, 10 दिन से 2 हफ्ता रहता है। ठीक है, तो अब जब इतने देर तक हमारा साइक्लोप्लेजिया भी है और मिडरियासिस भी है, तो अब होगा क्या, एक तो फोटोफोबिया होगा, ठीक, धूप में एकदम जो है जाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा कि हम जो है आइज़ हमारी एकोमोडेट नहीं कर पाएगी, तो जो नज़दीक का काम है बुक पढ़ना या मोबाइल देखना, तो विज़न ब्लर्ड होगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा नियर वर्क भी नहीं होगा। ठीक है, और ये जो फोटोफोबिया है तो दिन में भी परेशानी होगी, और रात में जो सामने से लाइट आ रही है गाड़ी चलाने के टाइम में, तो उससे आँख में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, तो ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ जो है इंक्रीज रिस्क इन आईओपी हो जाता है। तो इस वजह से हम इन ड्रग्स को एडल्ट्स में नहीं यूज़ करते हैं। और चिल्ड्रन में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनका सिलियरी मसल स्ट्रांग होता है, तो इसको ये साइक्लोप्लेजिक की तरह पे हमको स्ट्रांग साइक्लोप्लेजिक यूज़ करना होता है। ठीक है,
अब एक और कंडीशन है एंटीरियर यूवेइटिस, जिसमें दो चीज़ आती है, आइराइटिस एंड आइराइडोसाइक्लाइटिस। तो आइटिस से तो समझ गए तुम कि इन्फ्लामेशन है, तो अब क्या हो रहा है कि तुम्हारा यूविया में जो यूवियल टिश्यू है उसमें इन्फ्लामेशन हुआ। इस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हुआ कि जो सिलियरी मसल्स है उस सिलियरी मसल्स में हमारा स्पाज्म हुआ, तो ये पेनफुल कंडीशन है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन के लिए तो तुम दे दोगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, लेकिन ये जो पेनफुल कंडीशन है ड्यू टू द स्पाज्म ऑफ सिलियरी मसल, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिलियरी मसल का हम लोग पैरालिसिस कॉज करा देते हैं विथ ड्रग्स लाइक साइक्लोपेंटलेट, इसको माइल्ड टू मॉडरेट केस में, और होमाट्रोपिन माइल्ड टू मॉडरेट केस में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सीवियर केस में है तो वहाँ पे हम लोग एट्रोपिन यूज़ करते हैं। ट्रोपिकामाइड हम लोग नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट एक्टिंग होता है और ये उतना अच्छे से इसमें काम नहीं कर पाता है। अब हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आते हैं। हमने देखा कि ये टैकीकार्डिया कॉज करा रहा है, ठीक। तो अगर पेशेंट को साइनस ब्रैडिकार्डिया है, अगर वो सिम्टोमेटिक नहीं है तब तो हम वेट करते हैं, लेकिन अगर वो सिम्टोमेटिक हो गया उसमें हम लोग एट्रोपिन 1 mg हम लोग IV देते हैं। उसके बाद से उसको हर 5 मिनट पे देते हैं अप टू 3 मिलीग्राम। अगर फिर भी वो ब्रैडिकार्डिया नहीं ठीक हुआ तो हम लोग पेशेंट का जो है या तो पेसमेकर लगाते हैं या ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग करते हैं। सेम अगर AV नोडल ब्लॉक हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगर उस पेशेंट में मान लो वेगल स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि AV नोडल ब्लॉक में भी हम लोग एट्रोपिन देते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमने देखा कि ये सिक्रेशंस को कम करेगा, ब्रोंकोडायलेशन कॉज कराएगा। तो एज़मा में तो हम लोग एज एडजंक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि एज़मा में जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं साल्ब्यूटामोल, साल्मेट्रोल, वो इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं। लेकिन COPD में जो सिम्टोमेटिक रिलीफ कराने के लिए हमको शॉर्ट एक्टिंग सामा देना पड़ता है। सामा इज इप्राट्रोपियम, और मेंटेनेंस के लिए हम लोग मेनली लामा देते हैं जो कि टायोट्रोपियम एंड यूमेक्लिडिनियम होता है, ठीक है। GIT में, अब GIT में क्या कर रहा है कि ये हमारे मोटिलिटी को, सिक्रीशंस को घटा रहा है, ठीक। तो मोटिलिटी अगर घटाएगा तो क्या होगा, जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स है उसमें ये अच्छा काम करेगा। तो उसके बेसिस पे ये क्या यूज़ हो रहा है, इंटेस्टाइनल कोलिक में यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक। हाँ, यहाँ देखो फिर से ब्यूटाइल ब्रोमाइड आ गया, वहाँ हाइड्रोब्रोमाइड था और यहाँ पे ब्यूटाइल ब्रोमाइड आ गया। और बिलियरी कोलिक में भी हम लोग एंटीकोलिनर्जिक को यूज़ करते हैं, लेकिन अभी क्या चल रहा है ना, NSAIDs लाइक डाइक्लोफेनाक आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स इसके पेन को कम करने के लिए। और साथ में ये सिक्रीशंस जो है वो सलाइवा का भी सिक्रीशन कम करता है, ठीक है। तो वहाँ ग्लाइकोपैरोलेट हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे इसका जो है वो हम लोग प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन से पहले देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इन पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो हमने देखा कि ये M1 और M3 से बाइंड करके, ठीक है, हमारा जो है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कम कर रहा है। लेकिन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो होता है वो H1 मीडिएटेड भी होता है ना, और वो मतलब गैस्ट्रिक मीडिएटेड भी होता है। तो अब इसमें क्या होगा ना कि हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो होता है कम्प्लीटली कम नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से ड्रग्स लाइक हमारे, सॉरी ये H2 है, सॉरी ये H2 है, इसलिए ड्रग्स लाइक प्रोटोन पंप इनहिबिटर एंड H2 ब्लॉकर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग्स है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में। अब हमने बात किया कि ये यूरिनरी ब्लैडर पे डिट्रूसर मसल का रिलैक्सेशन कराता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है ना कि ब्लैडर का जो होता है ना फिलिंग फेज में, जब ब्लैडर को जो है ना रिलैक्स रहना चाहिए, ठीक है, तो वो पहले ही जो है कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। डिट्रूसर में ना ओवर एक्टिविटी आ जाती है जिसकी वजह से अर्जेंसी होती है, ठीक है। पेशेंट को बार बार जो है वो यूरिन आउटपुट करने का मतलब कि अर्जेंसी फील होती है। तो उसको क्या करेगा ना, उस ओवर एक्टिव ब्लैडर को वो काम डाउन करेगा, उसका रिलैक्सेशन कॉज कराएगा। तो इसमें हम लोग ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं सोलिफेनासिन, डैरिफेनासिन, ऑक्सीब्यूटानिन एंड ट्रोस्पियम, जैसे कि हमने बात किया था कि ये हमारा CNS को नहीं जाएगा CNS में और CNS साइड इफेक्ट नहीं कॉज कराएगा। और ओवर एक्टिव ब्लैडर में एक और ड्रग यूज़ करते हैं जो हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, बाद में एक्सप्लेन करेंगे, मीराबेक्रोन, जो कि बीटा-3 एगोनिस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं दीज आर वेसाइको सिलेक्टिव ड्रग्स। और साथ साथ हम लोग अर्ज इनकॉन्टिनेंस में भी हम लोग यही ट्रीटमेंट देते हैं। और न्यूरोजेनिक जो ब्लैडर होता है ना, न्यूरोजेनिक ब्लैडर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ओवर एक्टिव एंड अंडर एक्टिव। तो ओवर एक्टिव में भी यही सारे ड्रग्स यूज़ होते हैं, अंडर एक्टिव में लिमिटेड रोल ऑफ ड्रग्स होता है। और एक और चीज़ होता है, याद रखिएगा, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में पेल्विक फ्लोर जो होता है उसके मसल्स का एक्सरसाइज इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें जो पैथोफिजियोलॉजी होती है इज डिफरेंट, ठीक है, ये बात याद रखने की है। पॉइजनिंग में
ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ठीक, या मशरूम पॉइजनिंग। तो मशरूम में मेनली मस्कैरिन होता है, ठीक है, ये भी कोलिनर्जिक हो गया। ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्या है, ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है, तो यहाँ भी इंक्रीज एसिटाइल कोलिन हो गया। दोनों में जो एसिटाइल कोलिन जब हो रहा है तो हमको ऐसी ड्रग देनी है जो कि हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम सिम्टम्स को कम करे। तो यहाँ पे हम लोग एट्रोपिन यूज़ करते हैं, लेकिन एट्रोपिन जो होता है वो सिर्फ मस्कैरिनिक सिम्टम्स को कम करता है, निकोटिनिक सिम्टम्स को कम नहीं करेगा। ये एट्रोपिन पॉइजनिंग में अभी हम देखेंगे। सॉरी, ओपी पॉइजनिंग में हमने देखा था लास्ट इसमें। अब आते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग में। एट्रोपिन पॉइजनिंग का मतलब क्या हुआ कि एट्रोपिन का ज़्यादा डोज एक्सीडेंटल या इंटेंशनल ज़्यादा डोज हो गया, ठीक है। तो एट्रोपिन इज एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है, तो वो एसिटाइल कोलिन को एक्ट नहीं करने देगा। तो जो भी एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट्स है वो सारा एबोलिश हो जाएगा और उसके उल्टा इफेक्ट्स हमको देखने लगेगा। सीएनएस में हमको क्या दिखेगा कि पेशेंट को डिलीरियम होने लगेगा, कन्फ्यूज़न होगा, हेलुसिनेशन होगा, और अगर बहुत ज़्यादा डोज ले लिया, सीवियर केसेस में कन्वर्जेंस हो सकता है, ठीक है, और सीएनएस का डिप्रेशन होगा, जिसके बाद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। इसके अलावा ये सिक्रीशन को कम करेगा, तो जिससे हमारा ड्राई माउथ होगा, मिड्रियासिस कॉज कराएगा, जिससे फोटोफोबिया एंड ब्लड विजन होगा, और हमारा जीआई का और ब्लैडर का जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कम कराएगा, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन होगा, ठीक है। और स्वेट ग्लैंड्स जो है ना, वो स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग भी कम होगा, जिससे कि हॉट ड्राई स्किन होगा, और इसी की वजह से फिर हाइपरथर्मिया होगा, ठीक है, और टैकीकार्डिया तो होगा ही, हमको पता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैनेज हम लोग करेंगे सबसे पहले एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन ऑफ द पेशेंट। फिर पेशेंट को हम लोग ठंडा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो एक्सेस ग्रोथ है उसको हमने हटा दिया, और टेपिड स्पॉन्जिंग करते हैं। टेपिड स्पॉन्जिंग का मतलब क्या होता है ना, स्पॉन्जिंग विथ ल्यूकवार्म वाटर। इसका एक रीज़न है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम कोल्ड वाटर से स्पॉन्जिंग कर रहे हैं ना, हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे ना हाइपोथैलेमिक जो थर्मोस्टैट है उसमें चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जो नॉर्मल फीवर में होता है कि हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टैट जो होता है वो रेज कर जाता है, ठीक है, तो वहाँ हम पैरासीटामोल देते हैं। यहाँ पैरासीटामोल का कोई काम नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि चूँकि हमारा जो है स्वेट ग्लैंड्स जो है वो स्वेटिंग ठीक से नहीं करा पा रहा है, तो बॉडी से जो है हीट डिसिपेट नहीं हो रही है, ठीक। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम टेपिड स्पॉन्जिंग करें विथ ल्यूकवार्म वाटर। ल्यूकवार्म वाटर क्या करेगा ना, जो हमारे सरफेस के जो ब्लड वेसल्स हैं उसका वैसोडाइलेशन कॉज कराएगा, और जिससे कि फिर एवापोरेटिव कूलिंग होगा और बदन ठंडा होगा। कोल्ड वाटर यूज़ कर दोगे ना तो वो सरफेस ब्लड वेसल्स का जो है वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, और जिससे कि मामला और ख़राब हो जाएगा। अब इसमें अगर पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो उसमें हम दे सकते हैं डायज़ेपम, लोराज़ेपम, और हम लोग फाइजोस्टिग्मिन भी दे सकते हैं, जो कि हमारा कोलिनर्जिक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, हम लोग सिलेक्टिव केसेस में देते हैं अंडर सुपरविजन। क्यों? क्योंकि जब फाइजोस्टिग्मिन दोगे तो उसमें क्या होगा कि फिर एसिटाइल कोलिन जो है ज़्यादा होने लगेगा वहाँ पे, और उससे फिर हमारा क्या है ना कि उसके सिम्टम्स जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं हम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फॉर मोर लेक्चर्स सब्सक्राइब टू डॉक्टर ज़ीशान फार्माकोलॉजी। थैंक यू।